स्वागत है आपका एनसीईआरटी एटलस के नए वीडियो में। इस वीडियो में अपन क्लास 7th के चैप्टर नंबर 4 वायु के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में अपन वायु से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो बने रहे एक आसान तरीके से एनसीईआरटी को समझने के लिए इस वीडियो के साथ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम वायु है। तो सबसे पहले अपन यही जानते हैं कि वायु का मतलब क्या होता है। आपने कभी वायु को महसूस किया है? वायु आपको चारों ओर से घेरे हुए रहती है। तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि वायु घेरे रहती है तो अपन को महसूस क्यों नहीं होती? वायु आपको जब महसूस होती है जब ये गतिशील होती है। गतिशील आपने आसपास हवा चलती है और हवा चलते हुए पत्ते को उड़ते हुए देखा है, तो वही वायु है। वायु का क्या है? गतिशील वायु को पवन का नाम दे दिया जाता है। ठीक है। जब वायु है ना, वायु की डेफिनेशन है कि मिक्सचर ऑफ गैसेस। वायु का मतलब होता है कि बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होता है, वो वायु होता है। और जब वायु गतिशील होती है ना तो उसको पवन कहा जाता है। और यही वायु अपन को, अपनी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए, और इसी घिराव को, जिससे अपनी पृथ्वी घिरी हुई है, उसी को वायुमंडल कहते हैं। एक बार पुनः, वायु का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में ये बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है। लेकिन वायु अपन को वैसे महसूस नहीं होती कि अपन चारों ओर से वायु से घिरे हुए, अपन को महसूस नहीं होती। ये महसूस कब होती है? जब ये वायु गतिशील होती है। गतिशील वायु को क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। अब वायु का मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो अपन की लाइफ में इस वायु का क्या महत्व है? वायु का महत्व समझने से पहले मैंने वायुमंडल का मतलब भी समझा दिया। अपन के चारों ओर, अपनी पृथ्वी चारों ओर से वायु के सघन वातावरण से घिरी हुई है, और इसी को वायुमंडल कहते हैं। और ये जो वायु है ना, वो बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है। तो उसमें कौन कौन सी गैसें हैं ये भी जानेंगे और इनका महत्व भी जानेंगे। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि वायु का महत्व क्या है। वायु अपन को चारों ओर से क्यों घेरे हुए है और उसका महत्व क्या है। सबसे पहले आप ये सोचो कि ये अपनी पृथ्वी है। ठीक है, ये फोटो दे रखी है, ये पृथ्वी है, और मैंने बोला कि पृथ्वी ना चारों ओर से वायु से घिरी हुई है। ठीक है, तो बिना वायु के आप लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक मिनट भी जीवन है ना, वायु के बिना नहीं चल सकता। आप हर मिनट जो सांस ले रहे हैं ना, उसके थ्रू वायु को अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं, और वापस जब एक्सेल कर रहे हैं, मतलब वायु को छोड़ रहे हैं, तो बहुत सारी गैसों को अंदर से बाहर भी छोड़ रहे हैं। तो हर मिनट, हर सेकंड वायु का महत्व है जीवन के लिए। ठीक है, पहला तो मानव जीवन के लिए इसका महत्व है। अब इसका ये महत्व समझते हैं कि जैसे आप इमेजिन करो कि ये पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी हुई ही नहीं है, तो उससे क्या होगा कि ये सूर्य का प्रकाश है ना, जो पृथ्वी को प्राप्त होता है, तो ये शील्ड है ना वायु की, आप इमेजिन करो ये नहीं है, तो इससे क्या होगा? जो सूर्य का प्रकाश है ना पृथ्वी को प्राप्त हो रहा होगा ना, वो डायरेक्ट प्राप्त होगा। तो फिर आप बोलोगे ये तो अच्छा है ना, इतना सारा, अब तो मतलब परत है तो थोड़ा कम पहुंचता होगा, तो उसके बिना तो बहुत ज़्यादा पहुंचेगा। लेकिन सूर्य की जो सारी किरणें आती है ना, वो सारी मानव के लिए अच्छी नहीं होती है। कुछ किरणें ऐसी भी होती है जो मानव जीवन के लिए बहुत हानिकारक गैसें होती है उन किरणों में। तो और ये जो परत है ना वायुमंडल की, ये उन हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। उसका एक एग्जाम्पल अपन ओजोन के रूप में ले लेते हैं। इन्हीं जो वायुमंडल की परत है ना, उनको भी है ना, वायु की बहुत अलग अलग, मतलब वायुमंडल को बहुत अलग अलग परतों में बांटा गया है, बहुत अलग अलग परतें। इसमें से जो बीच वाली एक समताप मंडल की परत है ना, उसमें एक ओजोन लेयर पाई जाती है। कौन सी लेयर पाई जाती है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकता है। तो फिर अल्ट्रावायलेट रेज को क्यों नहीं पहुंचने देता? तो अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोन अपने पास रोक लेता है, और ये मानव के लिए बहुत हानिकारक गैस होती है, और इससे मानव जीवन को बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा महत्व। पहला महत्व तो ये है कि अपन के जीवन के लिए हर सेकंड वायु का महत्व। अपन जो सांस लेते हैं वो भी वायु है, अपन बाहर जो निकालते हैं वो भी वायु है, और वायु है मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो जब सांस लेते हैं वो भी अपन गैस के रूप में लेते हैं, और बाहर निकालते हैं वो भी गैस है। जो सांस लेते हैं वो O2 और बाहर निकालते हैं वो CO2। दूसरा है कि ये पृथ्वी पर आने वाली हानिकारक किरणों को रोकता है। ठीक है, अब हानिकारक किरणों को तो रोक लिया, ठीक है, इसका महत्व। दूसरा ये है कि अगर पृथ्वी पर सारी
सूर्य की किरणें आ जाएगी ना तो दिन के समय पृथ्वी बहुत अधिक गर्म हो जाएगी। अगर बहुत अधिक गर्म हो गई तो अपन तब अभी भी इतनी सारी परतें होने के बावजूद भी 50 डिग्री टेम्परेचर में तो ऐसे हो जाते कि अरे अरे इतनी गर्मी पड़ गई। अगर ये परत नहीं होगी तो पृथ्वी और अधिक दिन में बहुत अधिक गर्म हो जाएगी और मानव के सर्वाइवल के लिए पॉसिबल ही नहीं है। अपन उसी तरीके से देखें तो जैसे कि शुक्र का है ना वायुमंडल, बुध का वायुमंडल नहीं है, बुध और शुक्र का वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ पर जीवन पॉसिबल नहीं है। और दिन के समय तो बहुत सूर्य ताप प्राप्त होगा और ये जब रात हो जाएगी ना, जब सूर्य हट जाएगा सामने से, तो उससे क्या होगा कि जो वायुमंडल है ना पृथ्वी एक बार गर्म होने के कारण खुद एक आग के गोले के रूप में काम करती है और विकिरणों को वापस भेजती है और उसी को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। इसको आगे वाले चैप्टर्स में अपन और एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे, लेकिन ये समझना है कि जब सूर्य से प्राप्त किरणें से पृथ्वी खुद गर्म हो जाती है तो वो खुद एक आग के गोले के रूप में काम करती है और फिर वो विकिरण वापस भेजती है। तो विकिरण वो जो जाती है ना उसको पार्थिव विकिरण बोलते हैं। जब पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त किरणें से पृथ्वी गर्म हो जाती है और पृथ्वी गर्म होने के बाद खुद एक विकिरण पिंड का काम करती है जो वापस सूर्य की किरणें गर्म होकर वो वायुमंडल को गर्म करती है, ऊपर वाली परतों को गर्म करती है, उसी को पार्थिव विकिरण बोलते हैं। अगर ये परतें नहीं होगी तो ये गैसें है ना जो ये पृथ्वी गर्म हो तो एकदम से जल्दी से ठंडा हो जाएगा, तो पृथ्वी रात के समय बहुत अधिक ठंडी हो जाएगी और बर्फ़ की तरह जम जाएगी। तो उसके कारण भी मानव के सर्वाइवल के लिए वायु का मिक्सचर ऑफ गैसेस बहुत आवश्यक है। दिन के समय बहुत अधिक गर्म हो जाएगी और रात के समय बहुत अधिक ठंडी हो जाएगी, इसलिए वायुमंडल का महत्व है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल का महत्व पढ़ लिया, वायुमंडल का मतलब समझ लिया, वायु का मतलब समझ लिया और पवन का मतलब भी समझ लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए अपन को ये समझना है कि आपने वायु का मतलब बता दिया, पर आपने ये भी साथ में बताया कि वायुमंडल है ना बहुत सारी गैसों के मिक्सचर से बना है। तो वो कौन कौन सी गैसें हैं और उन गैसों का मानव जीवन के लिए क्या महत्व है, प्राणी जगत के लिए क्या महत्व है, तो चलो ये समझते हैं। ठीक है, तो वायु है ना, मैंने बोला मिक्सचर ऑफ गैसेज है, तो इसमें बहुत सारी गैसेज है। सबसे महत्वपूर्ण जो गैस है ना वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायु में 78% तक घुली हुई है। कितने परसेंटेज तक? 78%। उसके बाद आती है ऑक्सीजन 21%, और फिर 78 और 21 तो हो गया 99%। 99% ये दोनों गैसें ही है, हाँ ये दोनों। फिर 1% में बहुत सारी जो गैसें हैं, एक तो है ऑर्गन, एक है CO2, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब गैसें 1% के अंदर है। पर ये भी समझना इम्पोर्टेंट है कि ये 1% भी मानव के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये तो समझ गए कि किस ये आपको परसेंटेज याद रखना है कि 78% नाइट्रोजन है जो सबसे बड़ा कंटेंट है वायु के अंदर। दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरे में ऑर्गन है, तीसरे नंबर फिर कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, ये गैसें। आपको ये सीरीज भी याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? 78% नाइट्रोजन। सेकेंड नंबर पर ऑक्सीजन आती है, थर्ड नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आती है, ये ध्यान रखना, ऑर्गन आती है। उसके बाद आती है ऑर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, जल वाष्प। ये ठीक है, जल वाष्प भी एक गैस ही है। अब आगे बढ़ते हैं, इनका महत्व जान लेते हैं। तो अपन सबसे पहले नाइट्रोजन का महत्व जानते हैं। मानव तो नाइट्रोजन अपन जब इनहेल करते हैं ना तो कुछ नाइट्रोजन अपने ऑक्सीजन के साथ इनहेल कर लेते हैं और फिर फेफड़ों में जाकर फिर वो अपन जब एक्सहेल करते हैं तो नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है। मतलब मानव डायरेक्टली नाइट्रोजन को इनहेल कर सकता है, लेकिन पौधों के संदर्भ में कुछ अलग स्थिति है। पौधों के संदर्भ में क्या अलग स्थिति है? पौधे कभी भी नाइट्रोजन को है ना डायरेक्टली इनहेल नहीं कर सकते। वो कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली ले सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को डायरेक्ट, मतलब कि जैसे कि अपन सांस ले रहे हैं तो वैसे पेड़ पौधे भी सांस लेते और छोड़ते हैं, मतलब गैसों को लेते और छोड़ते, लेकिन नाइट्रोजन को वो डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो फिर वो कैसे? मानव अपन को ये भी ध्यान रखना है कि पौधों की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर उनको ये आपूर्ति कैसे होती है? ये पेड़ है, ठीक है, पेड़ से मतलब पेड़ है ना डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस को नहीं ले सकते। पेड़ों के जड़ों में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं, वो है ना पर्यावरण से में जो नाइट्रोजन है उसको लेते हैं
उसका स्वरूप परिवर्तित करते हैं नाइट्रेट में, और फिर है ना पौधों के द्वारा उनको ग्रहण किया जाता है। मतलब कि वाया पौधों के पास पहुंचती है। जैसे कि मेरे को आपको चीज़ देनी है, तो आपका फ्रेंड बोल रहा है कि मैं नहीं दूंगा, मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ, तो है ना आप मेरे को देंगे, मैं आपके तक पहुँचाऊँगी। तो नाइट्रोजन से पौधे डायरेक्ट बात नहीं करते कि मैं बात नहीं करूँगा, मेरे को अच्छी नहीं लगती नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या है कि भाई पहुँचना तो ज़रूरी है, उसके बिना तो जीवन ही नहीं है। तो क्या है कि इसको बोलेंगे ठीक है इनडायरेक्टली पहुंचा देते, तो वो क्या जीव उससे सांस लेंगे और जीवों के थ्रू ये पेड़ों के पास पहुंचा जाती। जीव होते हैं ना, जो जीव रहते हैं, वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में नहीं, उनका स्वरूप परिवर्तित करके पौधों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, ये हो गया नाइट्रोजन का महत्व। अब आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो आप अभी भी ले ही रहे हो, हर सांस में पढ़ते पढ़ते भी ले रहे हो। तो ऑक्सीजन का महत्व तो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। मानव के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ऑक्सीजन। कौन सी है? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का क्या है कि ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, पहले तो परसेंटेज याद रखता है 20%। मानव जब सांस लेता है ना, तो ऑक्सीजन अपने अंदर लेता है, और जब सांस को छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकालता है। कौन सी गैस बाहर निकालता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के द्वारा ली जाती है। किसके द्वारा? पेड़ पौधों के द्वारा ग्रहण की जाती है, और पेड़ पौधे बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मानव अपने जीवन के सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। पौधे उसकी जगह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, कौन सी क्रिया, ये ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। अब ये तो हो गया ये। तो आपने बोला कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेते, ठीक है। इन दोनों में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और CO2, वैसे अगर इनका लेना, जैसे मैं दे रही हूँ वो ले रहे हैं और वो दे रहे हैं और मैं ले रही हूँ, तो एक प्रकार का संतुलन बना रहता है कि भाई तुम जितनी दे रहे हो उतनी मैं ले रहा हूँ, और मैं जितनी दे रहा हूँ तू ले रहा है। ठीक है, कि भाई इज इक्वल टू हो जाता है कि ऑक्सीजन जितनी तुम दे रहे हो मैंने ले ली, और मैं जितनी CO2 दे रहा हूँ तुम ले ली। अब क्या हो रहा है कि मानव के द्वारा CO2 जो छोड़ी जा रही है ना, उसकी मात्रा बहुत अधिक होती जा रही है। कैसे? वो अधिक कैसे होती जा रही है कि वर्तमान में मानव फॉसिल फ्यूल का है ना इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहा है। क्या कर रहा है? फॉसिल फ्यूल का बहुत अधिक इस्तेमाल कर रहा है। फॉसिल फ्यूल का मतलब जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम है, कोयला है वगैरह। अब इसके इस्तेमाल से अपन इस्तेमाल करते हैं ना, तो इससे है ना बाय प्रोडक्ट के रूप में CO2 निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करने। फॉसिल फ्यूल मतलब आप समझ लो कोयला और पेट्रोलियम वगैरह। ठीक है, फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल की वजह से जो बाय प्रोडक्ट के रूप में जो निकलती है ना कोयला वगैरह के, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में CO2 निकलती है। तो वो जो बैलेंस होता है ना कि जितना ऑक्सीजन वो छोड़ेंगे हम लेंगे, और जितनी CO2 अपन छोड़ेंगे वो लेंगे, तो वो जो बैलेंस था ना वो बिगड़ रहा है। उसकी वजह से अपने इन्वायरमेंट में CO2 की मात्रा जो है ना वो बढ़ रही है। CO2 की मात्रा बढ़ रही है। अब CO2 क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है। ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है। तो आपको ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है आपने बता दिया, ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है। ग्रीन हाउस का मतलब होता है कि एक ऐसा बॉक्स, आपको एक बॉक्स इमेजिन करना है जिसके अंदर ग्रीन हाउस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या होता है कि ये कांच का बना हुआ एक घर होता है, जिसमें ना सूर्य की किरणें तो वापस अंदर आ जाती है, लेकिन वो किरणें बाहर नहीं जा पाती है। ये कांच का बना हुआ घर जिसमें ना सूर्य की किरणें अंदर आ जाती है और वो किरणें वापस बाहर नहीं जा पाती। ये जो ठंडे प्रदेश होते हैं ना, जहाँ पर सूर्य की किरणें कम प्राप्त होती है, वहाँ पर पेड़ पौधों को ग्रो करने के लिए ग्रीन हाउस का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि पौधों की ग्रोथ के लिए सूर्य की किरणें पर्याप्त मात्रा में मिल सके और जो आए वो वापस न जाए। तो इसके लिए ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस इसलिए माना जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की जो किरणें हैं ना उसको अवशोषित करता है। मतलब कि जैसे कि मैंने बताया कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है और फिर है ना धीरे धीरे वो पार्थिव विकिरण से वापस चली जाती है। पृथ्वी खुद आग के गोले के रूप में काम करता है और फिर वो वापस चली जाती है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड के कण हवा में मौजूद होते हैं ना, वो है ना इस
इन जो ये कार्बन डाइऑक्साइड के जो कण होते हैं ना वो सूर्य की किरणों को, मतलब गर्म जो किरणें होती है ना उनको अवशोषित कर लेते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी है ना एक ग्रीन हाउस के रूप में काम करना स्टार्ट कर देती है, और उसी को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो CO2 है, मीथेन है, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज है। ये वायुमंडल में बढ़ने से पृथ्वी का जो टेम्परेचर है ना वो बढ़ने लग जाता है। और वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की जो अपन बार बार पढ़ते हैं कि जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, उनके पीछे इन गैसों की बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत मतलब अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। और दूसरा क्या है कि एक तो मैंने ये बता दिया कि CO2 के बाद, अब दूसरा क्या है कि CO2 अपन जला रहे तो वापस अब कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे अपन। क्या है, पेड़ जो CO2 को खाने के रूप में इस्तेमाल लेते हैं उसको भी कट कर रहे हैं, जिससे क्या है CO2 की मात्रा वापस अवशोषित नहीं हो रही है। अब उससे अपने इन्वायरमेंट में CO2 बढ़ तो रही है, लेकिन उन CO2 को वापस कोई लेने वाला नहीं मिल रहा है, इसलिए वो इन्वायरमेंट में ही बनी रह रही है और ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम कर रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब अपन देखते हैं कि ना अपना जो वायुमंडल, मैंने क्या बोला, अपनी पृथ्वी है और पृथ्वी को वायु ने घेर रखा है और उसी को क्या बोलते हैं, वायुमंडल। ठीक है, मैंने बोला वायु ने घेर रखा है और उसी को वायुमंडल कहते हैं। लेकिन है ना ये वायुमंडल है ना, जो वायु अपन को घेर रखी उसको है ना विभिन्न परतों में बांटा गया है। मतलब ऐसा नहीं कि वायु की एक पतली लेयर उनके चारों ओर गिरी, ये ना वायुमंडल भी विभिन्न परतों में बांटा गया। परत का निर्माण कैसे हुआ कि जो वायु है ना, अपन की पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, जो पृथ्वी कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम ऊपर फेंकते हैं ना वो अपनी ओर आकर्षित करता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इससे क्या है कि पृथ्वी के आसपास का एरिया है ना, मतलब पृथ्वी के नियर चल क्षेत्र, वहाँ पर वायु अपन को सघन दिखती है, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के आसपास वायु अधिक बनी रहती है। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं अपन को वायु की मात्रा विरल होती दिखाई देती है, और इसी के आधार पर कि वायु ऊपर जाते जाते कम होती जाती है, उसके इफेक्ट्स अलग अलग होते जाते हैं, उसी के आधार पर जो वायुमंडल है ना उसको विभिन्न परतों में बांटा गया है। तो उन परतों के बारे में जानते हैं। ये वायुमंडल, ये तो वैसे चित्र बनाया हो, लेकिन फिर भी मैं आसानी के लिए समझाने के लिए ये बना रही हूँ। ठीक है, सबसे जो पहली परत होती है ना वो होती है क्षोभ मंडल। कौन सी परत होती है, क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल अपन को इमेजिन करना है कि अपन पृथ्वी है, पृथ्वी से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाना है। ये पृथ्वी है और पृथ्वी से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाना है। पृथ्वी से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो सीमा बनी हुई है ना वायुमंडल की, उसको क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। मतलब इसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। अब ऑब्वियसली ये पृथ्वी के सबसे पास वाली परत है, तो अपने जीवन पर डायरेक्ट इफेक्ट जो परत डालेगी ना वो यही परत डालेगी। तो ये जीवन को प्रभावित करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट परत है, और वायु की सघनता सबसे ज़्यादा इधर ही है। जैसे जैसे इस परत में अपन ऊंचाई की तरफ जाते हैं ना, वायु कम होती जाती है। क्या, वायु कम होती जाती है और टेम्परेचर भी कम होता जाता है। क्या होता है, टेम्परेचर भी कम होता जाता है। और जितनी भी जो मौसमी घटनाएं होती है ना, जैसे कि बादल बनना, बारिश, बादल जो गर्म होना, मतलब जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे टेम्परेचर चेंज होगा। तो मानव जीवन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट परत मानी जाती है ना वो क्षोभ मंडल मानी जाती है। सबसे पहले याद रखना है कि वायुमंडल की सबसे पहली परत जो 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर है उसका नाम है क्षोभ मंडल। मानव जीवन को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वो कौन सी परत है, क्षोभ मंडल। जो मानवीय क्रिया, जो मौसम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है, फिर वो बादलों का बनना हो, बारिश हो, टेम्परेचर का चेंज होना हो, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं जो भी होती है ना वो क्षोभ मंडल तक होती है, मतलब क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, मौसम की घटनाएं सभी ज़्यादातर यहाँ पर ही होती है। ठीक है, अब आपको ये फैक्ट बेस्ड है तो ये ध्यान रखना है कि अब दूसरी परत आती है, वो आती है कि समताप मंडल। कौन सी, समताप मंडल। मैंने आपको आगे ना एक ओजोन परत का कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, ओजोन परत जो अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर पहुंचने नहीं देती। तो जो ओजोन परत है ना वो इसी मंडल में पाई जाती है। ये स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो समताप मंडल से संबंधित है। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर समताप मंडल में जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर जाते हैं ना टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने का एक कारण ओजोन परत की उपस्थिति भी है। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है।
ठीक है। तीसरा आता है मध्य मंडल। कौन सा मंडल? मध्य मंडल। अब ये परत के बारे में सबसे, एक तो ऊंचाई इसकी है ना कुछ 80 किलोमीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। ये पृथ्वी की मतलब वायुमंडल की सबसे ठंडी परत। कौन सी? सबसे ठंडी परत के बारे में पूछे तो वो है मध्य मंडल। ठीक है। और ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है सबसे ठंडी परत। यहाँ पर जो ब्रह्मांड से जो उल्काएं आती है ना, उल्काएं आपने सुना होगा कभी कभी पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो जाती है और पृथ्वी पर गिरने की तरफ होती है। तो जो उल्काएं आती है ना वो इसी परत में आकर जल जाती है। सबसे ठंडी परत उल्काएं इसी परत में आकर जलती है और इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर है। समताप मंडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये कि उसमें ओजोन पाई जाती है। क्षोभ मंडल सबसे महत्वपूर्ण मौसमी परिवर्तन सभी ईस्वी में होते हैं। समताप मंडल से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो हवाई जहाज होते हैं ना वो इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। क्यों? जो क्षोभ मंडल है ना वहाँ पर मौसमी परिवर्तन अधिक होते हैं, मतलब कि आपको डिस्टर्बेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा, बादलों की उपस्थिति, इसके कारण एरोप्लेन चलाने में दिक्कतें हो सकती है। तो जो ज़्यादातर एरोप्लेन्स है ना वो समताप मंडल में ही चलती है। ज़्यादातर का उपयोग मैंने इसलिए किया कि कुछ स्ट्रेटोस्फीयर में भी चल सकती है, क्योंकि जो डोमेस्टिक फ़्लाइट होती है ना वो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जाती, तो कुछ इसमें चल सकती है। लेकिन जो इंटरनेशनल फ़्लाइट और ज़्यादा दूरी की फ़्लाइट्स होती है ना वो ज़्यादातर समताप मंडल में ही चलती है। मीज़ोस्फीयर के बारे में पढ़ लिया। सबसे ठंडी परत उल्काएं इसी परत में आकर खत्म होती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। अब चौथी परत आती है वो थर्मोस्फीयर, जिसको ताप मंडल या फिर आयन मंडल भी बोलते हैं। इसमें ना ऊंचाई के साथ मतलब ये सबसे ठंडी परत। अब इसके बाद वापस टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो थर्मोस्फीयर अपन को टेम्परेचर अधिक है इसमें। ठीक है। अब इसमें ना जो रेडियो तरंगे होती है, रेडियो की तरंगे अपन को, जैसे ये अपना रेडियो, अब क्या है तरंगे ऊपर जाएगी, वापस अपन को सुनाई कैसे देता है? ये तरंगे जाती है फिर टकरा के वापस पृथ्वी पर पहुंचती है और अपन को सुनाई देता है। फिर वो टीवी वाला हो तो टीवी में भी तरंगे ऊपर जाएगी, फिर वापस सैटेलाइट तरंगों से वापस अपन कहते हैं। तो ये जो थर्मोस्फीयर है ना, जो रेडियो तरंगे पृथ्वी से जाती है वो इसी परत से वापस पृथ्वी पर पहुंचती है। इसलिए रेडियो संचालन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण परत मानी जाती है वो आयन मंडल या ताप मंडल ही मानी जाती है। कौन सी? आयन मंडल या ताप मंडल। ठीक है। अब आती है पांचवी परत। अपन ने कौन कौन सी? क्षोभ मंडल पढ़ लिया, समताप मंडल, मध्य मंडल, थर्मोस्फीयर, आयन मंडल। और अब आती है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर के बारे में अभी कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है, इसको सबसे बाहरी परत बोलते हैं, यही इसके बारे में है। तो आपको याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट मानव जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट परत है क्षोभ मंडल, जो मानव जीवन को डायरेक्टली प्रभावित करती है। मौसमी परिवर्तन जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो ट्रोपोस्फीयर मतलब कि क्षोभ मंडल में ही होती है। सेकंड परत है समताप मंडल, जहाँ पर ओजोन पाई जाती है और सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है। ये इसमें जो हवाई जहाज है वो इसी परत में उड़ाए जाते हैं। तीसरी परत है मीज़ोस्फीयर मतलब कि मध्य मंडल, यहाँ पर उल्काएं आकर समाप्त हो जाती है, सबसे ठंडी परत मानी जाती है। थर्मोस्फीयर का महत्व ये है कि जो रेडियो तरंगे पृथ्वी पर से जाती है वो इसी परत से टकराकर वापस पृथ्वी पर आती है। और फिर एक्सोस्फीयर, जिसको बाहरी परत और बाहरी मंडल से संबंधित कर दिया जाता है। तो आई थिंक आपको ये परतों के बारे में समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है तापमान और गर्मी। अब ये दो कॉन्सेप्ट आपको सेम लग रहे होंगे कि टेम्परेचर और हीट तो सेम ही है, लेकिन ये वर्ड्स अलग है, इनका मतलब थोड़ा सा अलग है। टेम्परेचर का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म और कितनी ठंडी है। कोई चीज़ कितनी गर्म और कितनी ठंडी है, ये मतलब कि टेम्परेचर का मतलब होता है। मतलब आप किसी चीज़ में ताप की डिग्री नापना चाहो ना कि भाई ये चीज़ कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है, तो उसके लिए टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपको बुखार है और आप ये नापते हो कि आपकी बॉडी कितनी गर्म हो रखी है, तो आप थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हो। तो थर्मोमीटर में डिग्री बताते हैं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर, आपकी बॉडी का तापमान कितना हो रखा है। फिर जैसे फ्रिज है, फ्रिज में चीज़ें ठंडी होती है, तो आप ये भी देखते हो कि फ्रिज में कितनी ठंडी, कितनी डिग्री वो ठंडी हो गई है। तो टेम्परेचर एक कह सकते हैं कि डिग्री का माप करती है कि कोई चीज़ कितनी गर्म या कितनी ठंडी है।
अब हीट का मतलब ये होता है कि ये ऊर्जा की ट्रांसफ़र चीज़ बता कि ऊर्जा कितनी ट्रांसफ़र होगी। अब कोई चीज़ गर्म है, जो चीज़ जितनी गर्म होगी उसकी ऊर्जा इतनी ही अधिक होगी और उतनी ही तेज़ी से ऊर्जा का ट्रांसफ़र होगा। हीट है ना, एक प्रकार की ऊर्जा है। टेम्परेचर का मतलब कोई चीज़ कितनी गर्म और कितनी ठंडी है। हीट है ना, कोई पदार्थ नहीं, ये एक प्रकार की ऊर्जा है जो ये बताता है कि कोई गर्म चीज़, अब जो हीट होती है ना, मतलब ऊर्जा होती है ना, वो गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ की तरफ प्रवाहित होती है और वो जितनी गर्म होगी उतनी ही तेज़ी से ऊर्जा का ट्रांसफ़र होगा। कोई चीज़ जितनी गर्म होगी ना, उतना तेज़ी से ट्रांसफ़र होगा, कणों का उतना तेज़ी से ट्रांसफ़र होगा। तो हीट का मतलब, हीट इज़ टाइप ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह, वो हमेशा गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ की तरफ प्रवाहित होती है। इट्स टाइप ऑफ हीट। एंड टेम्परेचर का मतलब समझ में आ गया, हीट का मतलब समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वायुदाब। क्या पढ़ते हैं? वायुदाब। तो वायुदाब का मतलब क्या है कि एयर होती है ना, एयर हवा में जो बाहर होता है ना, मतलब दाब का मतलब इज़ ए प्रेशर। हवा के अंदर जो बाहर होता है ना, उसके लिए ही वायुदाब शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? जो हवा के अंदर बाहर होता है, हवा होती है ना, वो अपन को चारों तरफ से फोर्स डालती है। ये पृथ्वी के वायुमंडल चारों ओर से हवा से घिरा हुआ, तो ये ना हवा पृथ्वी पर चारों तरफ से फोर्स डालती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण हवा नीचे की तरफ खींचती है, तो ये पृथ्वी पर चारों तरफ से फोर्स डालती है। अब ये हवा के बिना क्या होगी, जो अपनी धमनियाँ होगी ना, मतलब बॉडी की जो, वो चारों तरफ से, मतलब बिना, ये प्रेशर बहुत ज़रूरी है। बिना प्रेशर के अपना मतलब जैसे नाकों से खून, अपन जब है ना ऊंचाई पर जाते हैं ना, तो नाकों से खून निकलने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पर है ना जो एयर प्रेशर होता है ना, वो कम होता है। उसकी वजह से अपन के नाक के अंदर से ना वो धुआं निकलने लग जाता, सॉरी धुआं नहीं, खून निकलने लग जाता है। आप कभी भी ऊंचाई पर जाते हो ना, जैसे कि आपने एरोप्लेन में देखा होगा, तो वहाँ पर भी प्रेशर का काम बहुत मतलब प्रेशर की समझ होनी चाहिए। प्रेशर के बिना आपके नाकों में से धुआं, आप हमेशा कभी ऊंचाई पर जाओगे ना, तो जो पेन होती है ना, उसकी इंक गिरने लग जाती है। तो ये प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है कि अपन जब ज़्यादा नीचे होंगे ना, तो वो अपन को अपनी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। अपनी पेन की इंक है ना, वो भी नहीं गिरती है, वो प्रेशर के कारण ही ऐसा होता है। तो प्रेशर अपन को चारों तरफ से वायु के अंदर, जो वायु के द्वारा जो दबाव अपने ऊपर डाला जाता है ना, उसको ही वायु दाब कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो वायु के अंदर जो भार होता है ना, उसको वायुदाब कहते हैं। अब वायुदाब क्या है कि पृथ्वी के जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर जाते हैं ना, तो वायु सघन, मतलब कम सघन होने लग जाती है। तो वायु प्रेशर, जो वायु का दाब भी कम होने लग जाता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं ना, तो वायु दाब कम होने लगता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब दूसरा है ना, वायु दाब और ऊंचाई का संबंध तो समझ लिया कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो वायु दाब कम होता है। दूसरा संबंध अपन को तापमान और वायु दाब के मध्य समझना है। किसके अंदर? तापमान और वायु दाब के मध्य। अब क्या होता है कि जहाँ पर तापमान है ना, क्या है, तापमान बहुत अधिक होता है, मतलब वो चीज़ बहुत, जैसे कोई भी जगह या फिर चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म है, डिग्री ऑफ द मटेरियल या फिर डिग्री ऑफ द इन्वायरमेंट, मतलब वो जैसे तापमान बहुत अधिक है। अब तापमान होता है तो उससे क्या, कण होते हैं ना, जो वायु के कण, वो बिखर जाते हैं, मतलब एक पास आने की बजाय अलग अलग हो जाते हैं। मतलब जैसे ऐसे ऐसे होने की बजाय क्या होते हैं, बहुत दूर दूर चले जाते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है ना, तो वो जो वायु के अंदर जो कण होते हैं ना, तो वो दूर दूर जाते हैं। अब आप ये चीज़ सोचो कि पानी आप एक छोटे ग्लास में डालो या फिर बड़े टब में डालो, तो घनत्व में डिफरेंस आता है ना। तो जैसे जैसे चीज़ें गर्म होगी ना, जैसे जैसे चीज़ गर्म होती है, फिर इन्वायरमेंट गर्म होता है ना, तो जो वायु के कण है ना, वो दूर दूर जाने लगती है। आपको इमेजिन करना है इस समझने के लिए कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हो गया कि वो जो वायु के कण है ना, वो दूर दूर जाने लग गए। तो उससे क्या, हवा हल्की हो जाती है, मतलब हवा का प्रेशर कम हो जाता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो वायु दाब क्या होता है, एयर प्रेशर कम हो जाता है। क्या होता है, एयर प्रेशर। ये समझना बहुत ज़रूरी है। आगे जो आपको हवाओं का कॉन्सेप्ट समझना है ना, वो इससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। वायु दाब और प्रेशर, मतलब एयर प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन, आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए ध्यान रखना। आपको ये चीज़ तो दिमाग में बिठा दें, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर वायु दाब कम होगा।
वायु दाब कम होने का कारण क्या है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है ना, तो जो वायु होती है ना वो हल्की हो जाती है और एक दूसरे मतलब वायु के कण एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो दूर होने के कारण वायु हल्की हो जाती है और वायु हल्की होकर ऊपर उठने लग जाती है। हल्की मतलब हल्की है तो ऊपर उठने लगेगी, तो उससे क्या है, वायु दाब कम हो जाएगा। तो मतलब तापमान जब बढ़ेगा वायु दाब कम होगा, और तापमान जहाँ कम होगा, कहाँ तापमान कम होगा वहाँ पर वायु दाब ज़्यादा होगा। मतलब जब ठंड होती है ना, तो क्या होता है कि जो एयर के कण है ना वो पास पास आने लग जाते हैं, मतलब एक दूसरे से गुंथित हो जाते हैं और मतलब पास पास आने लग जाते हैं। तो हवा क्या है, तो भारी हो जाती है, और जब हवा भारी होती है ना तो वो धीरे धीरे नीचे बैठने लग जाती है। गर्म हवा तो हमेशा ऊपर की तरफ उठेगी और जो ठंडी हवा होती है ना वो नीचे की तरफ बैठने लग जाती है, इसलिए वायु दाब कम होता है। और इसी जो एयर प्रेशर के डिफरेंस के कारण ही हवाएं चलती है। और हवाएं कैसे चलती है, जहाँ पर वायु दाब है ना अधिक होता है ना, वायु दाब अधिक होता है, वहाँ से जहाँ वायु दाब कम होता है ना वहाँ की तरफ हवाएं चलती है। अब एक बार मैं आपको है ना आसान भाषा में जब समझाती हूँ। वायु दाब का मतलब होता है हवा के अंदर जो भार है। अब जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, तो वहाँ पर हवाओं के जो कण होते हैं ना वो एक दूसरे से अलग होकर वायु है ना वो हल्की हो जाती है। अब जो हल्की वायु होती है ना वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, हमेशा ऊपर की तरफ उठेगी, तो नीचे क्या है कि वो खाली स्पेस हो जाएगा, तो क्या होगा, एयर प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब कि टेम्परेचर इज इन्वर्सली रिलेशन टू एयर प्रेशर। जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा वहाँ पर एयर प्रेशर कम होगा, और जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा मतलब ठंडी जगह होगी वहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा होगा। समझ में आई? आई थिंक समझ में आएगी। और इन एयर प्रेशर के डिफरेंस के कारण ही हवाएं चलती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो एयर प्रेशर डिफरेंस होता है उसके कारण हवाएं चलती है। ठीक है। अब हवाओं को कैसे इफेक्ट करता है ये हवाएं, अब ये पवन वैसे ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, इस चैप्टर वैसे भी ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, पर ठीक है मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने का ट्राई करूँगी। उसके बाद रुको एक मिनट, क्या कितनी चीज़ें रही है। अगर ऐसा हो कि पवन के बारे में एक और वीडियो बना दिया जाए, चलो इसी में इसमें पवन के संदर्भ में बहुत बेसिक जानकारी दूंगी कि भाई एयर प्रेशर डिफरेंस के कारण पवनें चलती है। पवनें कैसे चलती है मैं आपको ये थोड़ा बहुत ये समझाने का प्रयास करूंगी। ये है अपना 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री ये मैंने आपको बताया था कौन सी रेखा है, इक्वेटोरियल मतलब कि भूमध्य रेखा। ठीक है, ये कौन सी भूमध्य रेखा, ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा। ठीक है, अब मैंने ये बताया था कि जो भूमध्य रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में हमेशा सूर्य कभी कर्क रेखा पे, कभी भूमध्य रेखा पे, कभी मकर रेखा पर सीधा चमकता है, ये मैंने बताया था। अब क्या होता है कि ये जो भूमध्य रेखा है ना वो ऑलमोस्ट क्या होती है कि सूर्य की किरणें हमेशा उसके ऊपर थोड़े से टिल्ट के साथ पड़ती सीधी। अब क्या है कि जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो ऑब्वियसली उधर कोई चीज़ आपके ऊपर सीधी पड़ेगी तो वो ज़्यादा इफेक्ट करेगी। तो जो सूर्य भूमध्य रेखा है ना वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने का कारण मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना तो हवाएं हल्की हो जाती है, और हवाएं हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है। क्या, ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर उठती है, ऊपर उठ के अब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जाके वो भी भारी हो जाएगी, क्योंकि ऊपर का प्रेशर, ऊपर तो हवाएं मतलब टेम्परेचर कम होता जाएगा, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, तो थोड़ी ऊंचाई के पास जाने के बाद वो क्या ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद उसकी भी स्ट्रेटजी क्या होगी, मुड़ जाएगी, तो वो ट्रोपोपाज पर मुड़ जाती है। मुड़ के अगर जाए कहाँ, कहीं पर बैठना तो पड़ेगा, तो वो है ना इधर 35 के आसपास जाके पृथ्वी इधर है ना ये बैठने लगती है, हवाएं नीचे उतरने लगती है। तो हवाएं इधर से नीचे उतरी तो ऑब्वियसली हवाएं नीचे उतर रही है इधर, तो यहाँ पर कौन सा प्रेशर बनेगा, इधर हाई प्रेशर बनेगा। कौन सा प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। हवाएं इधर से उठ रही है क्योंकि टेम्परेचर कम है, उठेगी, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो इधर मुड़ेगी, और ऑब्वियसली वो भारी हो चुकी है, अब उसको बैठना है तो वो नीचे बैठेगी।
अब इधर हवाएं बैठ रही है, कोई चीज़ आपके ऊपर गिर रही है तो ऑब्वियसली प्रेशर डालेगी। कि इमेजिन करो कि आपके ऊपर कोई चीज़ रख रहा है तो वो चीज़ भारी हो जाएगी, आपके ऊपर भार लगेगा, ऑब्वियसली आपको भार लगेगा तो इधर क्या बनेगा, हाई प्रेशर एरिया बनेगा। अब हाई प्रेशर और लो प्रेशर के मैंने इफेक्ट बताने का बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी ये समझना कि इधर हाई प्रेशर बनेगा। अब हाई प्रेशर से क्या है कि मैंने क्या बताया, हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ हवा। अब इधर तो क्या हवा उठ के खाली खाली जगह होगी और इधर हवा आके भारी भारी से मतलब भरी भरी सी जगह होगी, तो ऑब्वियसली जहाँ पर हवाएं तो हमेशा जहाँ पर खाली जगह देखेगी उधर की तरफ भागेगी, तो इधर से हवाएं इधर की तरफ भागेगी। अब मैंने टेढ़ा निशान क्यों बनाया, वो कॉरियोलिस बल के कारण थोड़ा टिल्ट होके आएगी, तो इसी को क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवनें और स्थानीय पवन, स्थायी पवन बोलते हैं, स्थायी पवन, ठीक है, जिसको परमानेंट ये हमेशा चलती रहती है और यही व्यापारिक पवनें होती है, ठीक है। और यही सिनेरियो दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसे चलता है, हवाएं उठेगी, इधर बैठेगी, इधर बैठेगी, इधर से चलेगी, और व्यापारिक पवनें, ये होती है व्यापारिक पवनें। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये है स्थानीय पवनें। और मौसमी पवनें, जैसे मानसून के बारे में अपन एक अलग चैप्टर में बहुत अच्छे से समझेंगे। पवन के बारे में, प्रेशर के बारे में, ये हवा का भार है, तापमान जितना अधिक होगा प्रेशर उतना कम होगा, और हवाएं हमेशा प्रेशर डिफरेंस के कारण हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी। और ये प्रेशर डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ से कम प्रेशर के कारण हवाएं उठेगी, यहाँ पर बैठेगी, और वहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी, ठीक है। ये मौसमी पवनें की मतलब ये भारत के मानसून के लिए जो जिम्मेदार पवनें हैं ना, उसके बारे में है। तो मैं आपको इधर थोड़ा बहुत वीडियो वैसे बहुत लंबा हो गया है, तो चलो आज इधर ही रुकते हैं। और मैं एक स्लाइड वैसे तो और है, लेकिन इस स्लाइड में मतलब नमी, वर्षा के प्रकार के बारे में, या तो फिर मैं ये भारत के मौसम के बारे में और नमी और वर्षा के बारे में, नमी और वर्षा के बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ। इसके लिए तो जो इंडियन ज्योग्राफी आएगी ना, उसके बारे में मतलब बहुत डिटेल में दे रखा है, तो मैं वर्षा के बारे में बता देती हूँ। अब क्या है, नमी का मतलब होता है कि जो अपनी हवा है ना, हवा के अंदर पानी के या फिर जल वाष्प के कितने, हवा के अंदर जल वाष्प की कितनी मात्रा है, वही नमी को डिसाइड करती है कि हवा के अंदर नमी कितनी होगी। अगर जल वाष्प की मात्रा अधिक है हवा के अंदर तो नमी अधिक होगी, और जल वाष्प की मात्रा कम है तो नमी कम होगी। जैसे कि जो महासागरीय एरिया होता है तो ऑब्वियसली वहाँ पर वाष्पीकरण होता रहता है, सूर्य की किरणें प्राप्त होगी और वाष्पीकरण होता रहेगा, तो वहाँ पर महासागरों के ऊपर अपन को जल वाष्प अधिक मिलेगा, तो वहाँ पर नमी अधिक रहेगी। बारिश के मौसम में अपन को नमी वाला मौसम, मतलब एयर में ज़्यादा जल वाष्प होती है, इसीलिए कपड़े बारिश के बाद भी नहीं सूखते जल्दी से, क्योंकि पानी जो हवा के अंदर जल वाष्प अधिक होती है। समझ में आया। और इसी जल वाष्प के कारण जब अपने हवा के अंदर है ना, बहुत सारे धूल कण भी होते हैं। क्या होते हैं, धूल कण भी होते। हवा में सिर्फ गैसों के अलावा धूल कण होती है। जल वाष्प तो एक प्रकार की गैस ही, तो ये जल वाष्प है ना, इन धूल के कणों के आसपास जाके है ना चिपक जाती है और संघनित हो जाती है इसी के आसपास। और जब ये बहुत सारे संघनित हो तो इसी से क्या होता है, बादलों का निर्माण होता है। क्या होता है, बादलों का निर्माण। अब क्या कॉन्सेप्ट है, आपको ये समझना है कि हवा में नमी कैसे है कि जब वाष्पीकरण होता है ना, तो गर्मियों में क्या है, वाष्पीकरण की रेट बहुत ज़्यादा होती है, तो जल वाष्प का उठेगी ज़्यादा, लेकिन टेम्परेचर के कारण जल वाष्प भी मतलब रेट कम हो जाती है कि जल वाष्प कम होगा। अब क्या हो गया, जो महासागरण होते हैं ना, वहाँ पर वाष्पीकरण लगातार होता है, तो नमी की मात्रा प्राप्त हो जाती है। नमी कैसे होगी, एयर के अंदर जितनी जल वाष्प की मात्रा होगी वही नमी को डिसाइड करती है कि नमी किससे होगी। एयर में धूलकण भी होते हैं, और ये धूलकण बादलों को बनाने, धूलकण और जल वाष्प मिलकर बादलों के निर्माण में भी सहयोगी होते हैं। और अब बादलों के कारण ही वर्षा होती है, और वर्षा के भी डिफरेंट टाइप होते हैं। अब एक प्रकार की वर्षा तो ये होती है कि जब, जैसे कि ये भारत है, ये भारत है। अब जैसे यहाँ पर पहाड़ आ गया, तो भारतीय मानसून पवनें इधर से आती है, तो यहाँ पर पहाड़ आ गया ना, तो यहाँ पहाड़ से टकराकर वर्षा इधर की साइड ही हो जाती है, इधर की साइड ही। तो इसी को बोलते हैं कौन सी, पहाड़ों से टकराव के कारण पहाड़ी वर्षा बोल सकते हैं, या फिर रिलीफ रेन बोल सकते हैं उसको। कौन सी, रिलीफ रेन बोलते हैं। जब किसी स्थलाकृति से टकराकर, मतलब पहाड़ों से टकराकर वर्षा हो जाए तो उसको पहाड़ी वर्षा या फिर रिलीफ रेन बोलते हैं। सहवनीय वर्षा कौन सी होती है, भूमध्य रेखीय एरिया होता है ना, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, सीधी पड़ने के कारण
जो हवा होती है ना वो गर्म होकर ऊपर उठती है और ऑब्वियसली ये वाला एरिया है ना, और हवा ऊपर उठकर बादलों का निर्माण भी करती है और यहाँ पर हमेशा पूरे वर्ष बारिश होती है। तो इसी को है ना संवहनीय वर्षा कहा जाता है। जब हवा गर्म होकर ऊपर उठकर वर्षा करती है तो उसको संवहनीय वर्षा कहा जाता है। और यहाँ पर नमी बहुत हमेशा अधिक रहती है, तो जल वाष्प की पर्याप्त मात्रा होती है, धूलकण की पर्याप्त मात्रा होती है और संवहनीय मतलब टेम्परेचर के कारण हवा ऊपर उठेगी। और यहाँ पर ये एक चीज़ है कि यहाँ पर रोज वर्ष के हर दिन इस वाले एरिया में वर्षा होती है। और ये कौन सी वर्षा टाइप है, संवहनीय वर्षा टाइप है ना, वो ये साइक्लोनिक ईयर। साइक्लोन का पूरा कॉन्सेप्ट अपन आगे वाले चैप्टर्स में अगली वाली क्लासों में पढ़ेंगे उसके बारे में, और उसी से ये समझ में आएगा कि साइक्लोन के साथ जो वर्षा आती है ना उसको साइक्लोनिक वर्षा कहते हैं। ये जो एंड वाले टॉपिक है मेरे को पता है वो मतलब बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएंगे, लेकिन आगे वाले कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया और वो अच्छे से समझ में भी आए होंगे। एक दो बार वीडियो देखना, पहली बार धीरे स्पीड में, फिर यूट्यूब में तो ये ऑप्शन रहता ही है, तो धीरे स्पीड में फिर फास्ट स्पीड में देख के समझने का प्रयास करना। पीछे वाले कॉन्सेप्ट है अपन आगे वाली क्लासेज में और आगे वाली कक्षाओं में बहुत अच्छे से समझाने की, क्योंकि इनका स्पेसिफिक टॉपिक है और हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपको आगे वाली क्लास में बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया और इस वीडियो से इस क्लासों से जुड़े रहना चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।